15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय देश पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्ग खोज रहे थे। वे भारत से मसाले, रेशम और अन्य कीमती सामान चाहते थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। यह खोज यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत के द्वार खोलने जैसा था। पुर्तगालियों के बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत आए। उन्होंने यहां व्यापारिक चौकियां स्थापित की। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। यह वह दौर था जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। अंग्रेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच फूट डलवाई और अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। उनका काम भारत से सामान खरीदकर यूरोप में बेचना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अपनी सेना बनाई। उन्होंने भारतीय सिपाहियों को अपनी सेना में भर्ती किया। ये सिपाही बहुत ही कुशल और बहादुर थे। कंपनी ने अपनी सेना की मदद से कई भारतीय राजाओं को हराया और उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भी बहुत अधिक शक्तियां दे रखी थीं। ये कर्मचारी अक्सर अपने पद का दुरुपयोग करते थे और भारतीय लोगों का शोषण करते थे। धीरे धीरे कंपनी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वे भारत के एक बड़े हिस्से पर राज करने लगे। व्यापार से शुरू होकर ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संघर्ष बढ़ गया था। दोनों ही कंपनियां भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं। 1757 में प्लासी के मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल और उसके बाद पूरे भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में मदद की। प्लासी के युद्ध के 9 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को हराया। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दिया। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इन युद्धों के बाद अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे। विस्तार की नीतियां, सहायक संधि और हड़प नीति। भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने कई नीतियां अपनाईं। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण नीतियां थीं, सहायक संधि और हड़प नीति। सहायक संधि के तहत भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों को भारी रकम देनी पड़ती थी। अगर वे पैसे देने में असमर्थ होते थे तो उनके राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिए जाते थे। हड़प नीति के तहत अगर किसी भारतीय राजा का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। इन नीतियों के कारण अंग्रेजों का शासन तेजी से फैला। भारतीय राजाओं की शक्ति क्षीण होती गई और वे अंग्रेजों के कठपुतली बनकर रह गए। बंगाल में द्वैध शासन एक असफल प्रयोग। सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के तहत बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया गया। राजस्व वसूली का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, जबकि प्रशासन का बाकी हिस्सा नवाब के पास था। यह प्रणाली पूरी तरह से असफल साबित हुई। कंपनी के अधिकारी केवल अपना मुनाफा बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने किसानों और व्यापारियों का जमकर शोषण किया। दूसरी ओर नवाब के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं रह गई थी। द्वैध शासन के कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। किसानों पर अत्याचार बढ़ते गए। भूखमरी और महामारियां फैल गईं। यह प्रणाली 1772 तक चली, जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। द्वैध शासन अंग्रेजी शासन की एक क्रूर और शोषणकारी नीति थी। इसने बंगाल की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। प्रतिरोध की चिंगारी 1857 का विद्रोह। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में हमेशा से ही असंतोष रहा। किसान, सिपाही, शिल्पकार, व्यापारी सभी अंग्रेजी नीतियों से त्रस्त थे।
सन 1857 में मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल का विरोध किया। यह विद्रोह जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। देखते ही देखते यह विद्रोह एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका था। हालांकि यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास माना जाता है। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब वे भारत पर शासन नहीं कर सकते। स्वतंत्रता की ओर एक लंबी और कठिन यात्रा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने और भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने एक लंबा और अहिंसक संघर्ष किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह एक लंबी और कठिन यात्रा का अंत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक की कहानी एक जटिल और बहुआयामी कहानी है। यह कहानी शोषण, अत्याचार, संघर्ष और अंततः विजय की कहानी है।